गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं रेडियो सक्रियता। ठीक है, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट का टॉपिक है रेडियो सक्रियता। तो आज ये नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रेडियो सक्रियता होता क्या है। ठीक, तो ऐसे पदार्थ है जिसमें से स्वतः कुछ भेदी किरणें निकलती हो, उसे हम कहते हैं रेडियो सक्रियता। उदाहरण के लिए यूरेनियम जो है उसमें से अल्फा बीटा गामा ये भेदी किरणें निकलती है, तो वो क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ हुआ। ठीक, और इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने की? तो इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी हेनरी बेकुलर ने। इन्होंने क्या किया, प्राकृतिक रूप से रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलते थे उसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने। और कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज भी की गई है। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? इसका मात्रक होता है क्यूरी। ठीक है, और इसे हम गाइगर मूलक काउंटर द्वारा मापते हैं। ठीक, अल्फा बीटा और गामा एक रेडियो सक्रिय किरणें हैं, इन्हें बेकुलर किरणें भी कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज जो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की है? हेनरी बेकुलर ने। इसलिए अल्फा बीटा गामा को जो किरणें हैं उसे बेकुलर किरणें भी कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं रेडियो सक्रियता का कारण क्या होता है। न्यूट्रॉन का बढ़ जाना ही क्या है? रेडियो सक्रियता का कारण है। ठीक, न्यूट्रॉन जब बढ़ जाता है तो जो परमाणु का नाभिक होता है वो क्या हो जाता है? भारी हो जाता है, और जो भारी नाभिक होता है वो अस्थायी होता है। ठीक, तो रेडियो एक्टिव का कारण क्या होता है? अगर किसी भी पदार्थ में प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन यदि 1.5 गुना हो, किसी भी पदार्थ में यदि प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन अधिक 1.5 गुना हो तो वो पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ के अंतर्गत आता है। ठीक, जैसे ड्यूटेरियम किस में आता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ के अंतर्गत आता है, जिसका प्रयोग हम जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें मंदक के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या, रेडियो सक्रियता का कारण क्या हुआ? न्यूट्रॉन का बढ़ जाना ही रेडियो सक्रियता का कारण है। न्यूट्रॉन बढ़ने के बाद जो नाभिक होता है वो भारी हो जाता है, और भारी नाभिक क्या होता है? अस्थायी होता है। और यदि किसी भी पदार्थ में प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन 1.5 गुना हो तो वो पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्फा किरण के बारे में जानकारी देखते हैं। ठीक है, अल्फा किरण की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुलर ने अल्फा किरण की खोज की। ठीक है, ये हेनरी बेकुलर है। जो प्रिंट मिस्टेक हो गया है उसको आप सुन लेना और सुन के समझ लेना। ठीक है, इसकी खोज हेनरी बेकुलर ने किया था। ठीक, और जो अल्फा किरण होता है वो हीलियम के नाभिक के समान होता है। ठीक है, तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 2, और परमाणु भार होता है वो क्या होता है? 4। परमाणु क्रमांक किसको दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। और परमाणु द्रव्यमान किसको दर्शाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या बोल रहा है? यह हीलियम के नाभिक के समान होता है। कौन? अल्फा किरण। ठीक, तो जो हीलियम है उसके नाभिक में 2 क्या रहते हैं? 2 रहते हैं प्रोटॉन। ठीक, और 2 रहते हैं न्यूट्रॉन, तो मिलकर क्या हो गया? 4। तो परमाणु क्रमांक कितना हुआ? परमाणु क्रमांक किसको दर्शाता है? प्रोटॉन को। परमाणु के नाभिक में, मतलब हीलियम परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन कितना है? 2, तो क्रमांक कितना होगा? 2। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग को क्या बोलते हैं हम? परमाणु द्रव्यमान। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन क्या हुआ? 4। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन, और न्यूट्रॉन का होता है उदासीन। तो यहाँ इसमें क्या लिखा है? इसकी खोज हेनरी बेकुलर ने किया था, और यह हीलियम के नाभिक के समान होता है। ठीक, और इस पर धन आवेश होता है। मतलब जो हीलियम के जो नाभिक में जो प्रोटॉन है उसमें कितना आवेश है? धन आवेश है। वही बोलना चाह रहा है कि यह हीलियम के नाभिक के समान होता है और इसमें धन आवेश होता है, इसीलिए यह क्या होता है? हीलियम के नाभिक के समान होता है, और इसमें सामान्यतः 2 धन आवेश होता है। ठीक, इसीलिए बोला गया है कि यह हीलियम के नाभिक के समान होता है। ठीक है, और क्या यह सबसे भारी होता है? सबसे भारी होने के कारण क्या होता है? इसका चार्ज सबसे कम होता है, और इसे वायु के द्वारा हम रोक सकते हैं। और यह जिस भी गैस से गुजरती है, ठीक है, उसको क्या कर देती है? आयनित कर देती है या तोड़ देती है। ये जो आयत हो गया है ना, ये है आयनित है। ठीक है, तो जिस भी गैस से गुजरती है उसको क्या करते हैं? आयनित कर देती है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ठीक है, जो अल्फा किरण है उसका द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और धनावेशित होने का कारण यह कैथोड की ओर विचलित होती है। ठीक, कैथोड में कैसा चार्ज होता है? कैथोड में होता है माइनस चार्ज। ठीक, और अल्फा किरण में क्या है? धन प्लस चार्ज है। तो जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, इसलिए बोला जा रहा है
जो धनावेशित होने के कारण, अल्फा किरण धनावेशित होने के कारण कैथोड किरण की ओर विचलित होती है और इसका जो वेग है वो प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। ठीक, अब हम देखते हैं बीटा किरण। बीटा किरण की खोज किसने की है? तो जो बीटा किरण है उसकी खोज की है रदरफोर्ड ने। ठीक, यह क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन के समान होता है, इस पर ऋण आवेश होता है और इसका द्रव्यमान जो होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/1837वां भाग होता है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन प्रवाह भी कहते हैं। ठीक, ये प्रभाव नहीं है, ये प्रवाह है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन प्रवाह भी कहा जाता है, इसे कैथोड किरण भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह भी कहेंगे, कैथोड किरण भी कहेंगे, क्योंकि कैथोड किरण कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है और इसका जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है? मतलब इस बीटा किरण का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। ठीक है, अब देखते हैं गामा किरण के बारे में। गामा किरण की खोज किसने की है? गामा किरण की खोज की है बिलियर्ड ने। ठीक, ये जो गामा किरण है वो क्या होता है? उदासीन होता है और विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है। इसकी आवृत्ति, ऊर्जा और भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक, इसकी चाल जो होती है प्रकाश के चाल के बराबर ही होती है। ठीक, अब बीज भंडारण में बीज को सुरक्षा करने के लिए एमआरआई में गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। मतलब एमआरआई में एमआरआई मशीन से हम गामा किरण छोड़ते हैं तो जितने भी कीड़े मकोड़े रहते हैं हमारे अनाज में वो सब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इससे हमारे जो बीज भंडार है उसके क्या हो जाता है? सुरक्षा हो जाता है। अब हम देखते हैं समूह विस्थापन क्या बोलता है। देखो, इस नियम को किसने दिया है? सोडी, बेजान और रसेल, 3 व्यक्ति ने दिया है। सोडी, बेजान और रसेल ने दिया है समूह विस्थापन का नियम। तो ठीक है, इसको क्या क्या हो रहा है? जब किसी पदार्थ से गामा किरणें निकलती है तो उसके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है? उदासीन होता है। अब देखो, जब किसी पदार्थ से अल्फा कण निकलता है तो उसका परमाणु क्रमांक 2 अंक पीछे तथा द्रव्यमान संख्या 4 अंक पीछे चला जाता है। परमाणु क्रमांक 2 अंक पीछे जाएगा और द्रव्यमान 4 अंक पीछे जाएगा। किसके निकलने से? अल्फा किरण के निकलने से। और यदि देखो बीटा किरण निकलता है तो जो परमाणु क्रमांक है वो 1 अंक आगे बढ़ेगा और द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और जो भी रेडियोएक्टिव पदार्थ है जिससे अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन हो रहा है वो क्या होगा? मतलब उसका खत्म होते 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 वो लास्ट में किसका रूप लेगा? अंतिम रूप लेगा वो लेड का, सीसा का। ठीक, और ये क्या होगा? स्थायी होगा। ठीक, क्या होगा? कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ अल्फा बीटा का उत्सर्जन करते हुए अंतिम रूप में लेड, सीसा का रूप ले लेता है और यह क्या होता है? स्थायी होता है। और इसको हम कल व्हाइट बोर्ड में समझेंगे कि कैसे निकल रहा है अल्फा और कैसे निकल रहा है बीटा, गामा। इससे निकलने से जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसे होगा। ठीक, ये सब हम कल व्हाइट बोर्ड में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।